Bismillahirrahmanirrahim. Dear secondary students, today we are going to discuss our next topic on the chapter number 24. We are discussing about the evidences of evolution. तो आज हम दो एविडेंसेस पर बात करेंगे। एक जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और सेकेंडली हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। हम देखते हैं कि नंबर 1, ऑल वर्टिब्रेट्स go through similar stages of embryonic development। यानी कि अगर हम ये देखें तो तमाम वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की जो डेवलपमेंट है वो एक जैसी हैं, जो इस बात की निशानदेही करती है ये सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस किसी कॉमन एंसेस्टर की वजह से इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स में जो है दाखिल हुई थी या पहुंची थी, ट्रांसफर हुई जेनेटिकली या इनहेरिटेंस के तौर पर। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, और ये एम्ब्रियो मजीद अगर हम देखें तो मोरूला, और इसी तरह से हम कहते हैं मोरूला के बाद ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला, और इसी तरह से ये फिर आगे चेंज होता है न्यूरूला में। तो न्यूरूला से फिर आगे जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, तो बहुत हद तक हम देखते हैं कि इन ऑल वर्टिब्रेट्स में ये एम्ब्रियोनिक लेवल पर देखा जाए तो स्टेजेस जो है वो सिमिलैरिटी पाई जाती है इसमें। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं इसके साथ साथ ही कि प्रेजेंस ऑफ टेल इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में भी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वहां पर टेल का मौजूद होना जो बाद में रिड्यूस हो जाती है। और इसी ही तरह से मजीद अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो इनवर्टेब्रेट्स हैं उनमें भी सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेजेस इन इनवर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो इंसेक्ट्स जो है एग से लार्वा, प्यूपा और इसी ही तरह से निम्फ वाली स्टेजेस से गुजरते हैं, जो कि तकरीबन तमाम इंसेक्ट्स में थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के एतबार से वेरी करती है, लेकिन डेवलपमेंटल स्टेजेस सब में यही हैं, जो इस बात की निशानदेही करती है कि इन इनवर्टेब्रेट्स में भी ये जो सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरना इनके अंदर किसी ना किसी कॉमन एंसेस्टर से इन करैक्टर्स को मुंतकिल करने का जरिया बनता है। और इसी ही तरह से मजीद जो है वो हम ये देखते हैं प्रेजेंस ऑफ गिल पाउचेस हम देखते हैं कि तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स के एनिमल्स में मौजूद होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। लेकिन ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनमें तो ये गिल पाउचेस जो है चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं गिल्स में। और इसी तरह से जो लैंड पर यानी जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें देखा जाता है ये गिल पाउचेस रिड्यूस होकर एक ट्यूब बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड
यूस्टिकियन ट्यूब, एंड दिस यूस्टिकियन ट्यूब कनेक्ट करती है मिडल एयर को, कनेक्ट द मिडल ईयर विद थ्रोट। लेकिन इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं ये नेक रीजन के करीब के हिस्से में गिल्स में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर इन सिमिलर स्टेजेस से गुजरना इस बात की निशानदेही है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर स्टेजेस जो है वो किसी कॉमन एंसेस्टर की वजह से थी, जो कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन एनिमल्स के अंदर मुंतकिल हुआ है। और इसी तरह से अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर कि ये किस तरह से एवोल्यूशन को फेवर करता है, तो हम देखते हैं सिमिलैरिटी इन डीएनए एंड प्रोटीन्स। आज हम देखते हैं कि जितना ज्यादा डीएनए में सिमिलैरिटी है उतनी ही ज्यादा जो है वो हम देखेंगे एनिमल्स में क्लोज रिलेशन पाया जाएगा। तो इस एतबार से देखा जाए तो बहुत ज्यादा हद तक जो डीएनए की सिमिलैरिटी है ह्यूमंस और चिंपैंजीज में सिर्फ 1% डीएनए का डिफरेंस है। और इसी ही तरह से हम कहते हैं कि डीएनए और जेनेटिक लेवल पर सिमिलैरिटी में मिसाल के तौर पर द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया लाइक साइटोक्रोम्स, और इसी ही तरह से देखा जाए एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूलर लेवल है वहां पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है बैक्टीरिया से लेके इंसान तक, और उसमें ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म करने वाले एंजाइम्स सब में सिमिलर हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये सिमिलर एंजाइम्स उनके जो डीएनए जीन्स के जरिए से उनमें मुंतकिल हुए वो किसी एक कॉमन एंसेस्टर की वजह से आए थे, जिसको डार्विन ने अपने पहले पोस्टुलेट में कहा था कि परसीव्ड यूनिटी है लाइफ की, कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से बेशुमार मुख्तलिफ तरह के नए जिंदा जानदार अपने अपने इन्वायरमेंट के एतबार से पैदा होते चले गए। और इसी ही तरह से मजीद अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हम देखते हैं कि बहुत से जेनेटिक कोड यूनिवर्सल जेनेटिक कोड है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जो स्टार्ट कोडॉन AUG है तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहला अमाइनो एसिड मेथियोनीन लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन्स पैदा होती हैं उनमें सबसे पहला अमाइनो एसिड मेथियोनीन मौजूद होता है। और इसी ही तरह से देखा जाए AGA एक अमाइनो एसिड है जो हम देखते हैं तकरीबन आर्जिनिन को स्पेसिफाई करता है। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं यूनिवर्सल जेनेटिक कोड के लेवल पर जो सिमिलैरिटी है जो डीएनए और प्रोटीन्स के लेवल पर सिमिलैरिटी की निशानदेही करता है, इससे ये साबित होता है कि इनमें ये जो जेनेटिक कोड का सिमिलर होना, सेम प्रोटीन का पैदा होना सेम डीएनए की वजह से है। और ये जो सेम डीएनए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुंतकिल हुआ वो किसी एक ही कॉमन एंसेस्टर की वजह से हुआ। तो इस तरह से हम कहते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी भी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी, और इससे पहले हमने बात की थी कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल्स, रिकॉर्ड और बायोजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 5 मेजर जो है एस्पेक्ट्स हैं या एविडेंसेस हैं इन रिस्पांस आर इन फेवर ऑफ द एवोल्यूशन। थैंक यू।